नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सतपुरा सिविल सर्विसेज में। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक की राज्य व्यवस्था की। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। दूसरा, निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, जो मुख्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। इसका सही आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, वीटो पावर यूज नहीं करता, और ये 324 के तहत भी नहीं आता। आंसर इसका कौन सा आएगा? केवल सी, मतलब ऑप्शन बी। इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। कथन एक सही, निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार प्राप्त हैं। सिर्फ इसको क्या है, जो 324 अनुच्छेद है उसमें सिर्फ लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उसके निर्देशन देना, उनके क्या हैं, उन सभी का इसको अधिकार प्राप्त है। दूसरा, ऐसी स्थिति में जब निर्वाचन आयुक्त या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में विचार में मतभेद होता है तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ उसमें क्या है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसी का उसका क्या होगा, उसका ही विचार लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति या वह उन्हीं सिद्धांतों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा क्या कह सकते है। इस प्रकार राष्ट्रपति प्रजातंत्र धारण नहीं करता और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा सैनिक शासन। उपरोक्त में किन विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है? देखो, राष्ट्रपति शासन तो क्या हो गया, जहाँ पर क्या हो, विधानसभा भंग हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, जहाँ शासन जो सरकार गिर जाती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा है आपात और सैनिक, तो इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा। सिर्फ इन दोनों ही परिस्थितियों में, आपात में और सैनिक शासन में, दोनों ही परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति शासन मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि राष्ट्रीय आपात और सैनिक शासन का प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या होते हैं, मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और आपातकाल अंत तक जारी रहती है, जब तक आपातकाल हट नहीं जाता है। निम्न में कौन से निदेशक सिद्धांत 42 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? पहला है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना। चौथा है, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना है। अब जो 42 संविधान संशोधन था उसमें कौन से इसमें अधिकार इसमें जो है संशोधन द्वारा कौन से नीति सिद्धांत इसमें जोड़े गए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 42 संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें कौन कौन से थे? इसमें पहला इसमें था बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 में दिया गया है। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना, ये है अनुच्छेद 39 ए के तहत इसको दिया गया है। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 ए में है। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना 48 ए के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा एक और दो, मतलब क्या है, बच्चों के जो स्वास्थ्य के अवसर सुरक्षित करना। दूसरा है जो गरीब हैं उनको क्या करना, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क न्यायालय सहायता प्रदान करना। अगला, निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता है? मतलब उसका जब राष्ट्रपति चाहे उसको हटा सकता है, जब नहीं चाहता उसको बोलते हैं प्रसाद पद धारण करना, उसके ही अनुसार काम करना। पहला इसमें महान्यायवादी है ना। दूसरा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक आवेशों के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें जो कौन है जो प्रसाद धारण नहीं करता है, तो इसमें से एक ही है, कौन सा है?
महान्यायवादी, ये क्या करता है, प्रसाद पद धारण करता है। बाकी जो जो तीनों हैं, कैग, यूपीएससी और चुनाव आयोग, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 2 और 3, 3 4, 2 3 4 आंसर इसका। डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपति प्रशासन सिद्धांत अंग्रेजों से लिया गया है। इंग्लैंड प्रशासन सिद्धांत का अर्थ होता है क्राउन के पास किसी भी सिविल सेवक के बर्खास्तगी को सूचना दिए बिना किसी भी समय उस सिविल सेवक की सेवा को समाप्त करने की शक्ति से है। इसमें उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक नीति की अवधारणा पर आधारित है। जब भी क्राउन को लगता है कि एक सिविल सेवक को उसके कार्यालय से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा, क्राउन ऐसे सेवक को हटा सकता है। भारत में इस प्रावधान को अपनाया है। हालांकि सिविल सेवकों के मामले में कुछ संशोधन मौजूद हैं। वो कौन से में, अनुच्छेद 310 में दिए गए हैं। अब महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इसमें क्या है, इसका संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया इसके आधार उल्लेखित नहीं है। यह राष्ट्रपति के पद धारण करता है। क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद धारण करता है। अगला कैग, यह 6 वर्ष, इसकी जो कितना होगा, उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु होगा। या तो 6 वर्ष पूर्ण कर ले या 65 आयु की पूरी कर ले, जो भी पहले इसको हो जाए उस तक अपना पद धारण कर सकता है। और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसके पद या उसके तरीकों से उसी आधार पर हटा सकता है जिस तरह के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार या कदाचार के आधार पर अक्षमता के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर धारण नहीं करता है यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण नहीं करता है यद्यपि उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा मगर उसके प्रसाद पर धारण नहीं किया जाएगा। यूपीएससी के अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं, उसे दिवालिया घोषित कर सकते हैं। इस कंडीशन है यदि वो अपने पद कार्य के दौरान कार्यकाल के कर्तव्यों से किसी बाहर वेतन के नियोजन में शामिल हो, तो यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक, शारीरिक या दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो गया हो तो उसको हटा सकता है। इसके अतिरिक्त यूपीएससी के अध्यक्ष या अन्य के सदस्य के कदाचार के लिए भी हटा सकता है। हालांकि इस मामले में राष्ट्रपति को मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होगा। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद हटाने के कारण को यथावत रखता है और सलाह देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। संविधान में प्रावधानों के इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह ये क्या है, बाध्यकारी है। या तो कर जो उसको सलाह दी जाएगी या तो मान सकता है या फिर नहीं मान सकता, दोनों उस पर कंडीशन लागू होती है। किस पर, राष्ट्रपति पर। इस प्रकार सदस्य अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर नहीं बने रहते हैं यदि उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है CSE मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कि इसको क्या करता है, उसी तरीके से हटा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। सिर्फ कंडीशन, सभी कंडीशन के लिए वही है। हटाने का तरीका क्या है, जो उच्चतम न्यायालय को हटा सकते हैं उसी कंडीशन में सभी को हटा सकते हैं। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित के आधार पर या फिर साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के प्रशासन पर धारण नहीं करता यदि उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है पद्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष के बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने के प्रावधान हैं। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और डी है 1 2 और 3। इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 और 2, 1 और 2 आंसर लिखा आएगा। मतलब पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। और पद्म पुरस्कार की समिति का अध्यक्ष कौन होगा, कैबिनेट सचिव होगा। देखते हैं पद्म पुरस्कार क्या होता है। यह भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1954 में भारत रत्न के साथ शुरू किया गया था। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, बनने के हिसाब से देखा तो इसको शुरू कब किया गया था, इसको 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। और कब किया था, जब भारत रत्न जो शुरुआत हुई थी उस समय इसकी भी शुरुआत हुई थी।
पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण असाधारण व विशिष्ट सेवाओं के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए। यह पुरस्कार उन गतिविधियों या विशेष सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है जहां सार्वजनिक सेवा के तत्व शामिल हैं। सीमा एवं पद: पुरस्कार पाने वाला कोई भी नगद पुरस्कार नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक पदम मिलता है। इस पदम को सार्वजनिक व सरकारी समारोह में पहन सकते हैं। यह पुरस्कार उपाधि प्रदान नहीं करता है और विजेताओं की अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के इनका प्रयोग ना करें, या तो नाम के पहले न लगाएं या नाम के बाद ना लगाएं। इन जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका यह पुरस्कार उपाधि प्रदान नहीं करते हैं। अगला, किसी भी पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार दिए जाने के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। कथन सही है। एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए सकते हैं, किंतु इनके मरणोपरांत दिए जाने पुरस्कार अनिवासी भारतीय विदेशियों को दिए जाने पुरस्कार में शामिल नहीं है। मतलब एक साल में से 120 पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते। परंतु कंडीशन इसमें ये है कि जो पुरस्कार हैं कब बढ़ा सकती है, या तो उनको मरणोपरांत बढ़ा सकती है या फिर भारतीय विशेष पुरस्कार में शामिल नहीं है। पात्रता: जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्तियों ने पुरस्कारों के लिए पात्र हो। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों के सहित सरकारी कर्मचारियों इन पुरस्कारों के पात्र नहीं होंगे। जो सरकारी कर्मचारी उसके पात्र नहीं होंगे, बाकी सभी को इसको दिया सकता है। यह पुरस्कार विशेष सेवाओं के लिए दिया जाता है, न कि लंबी सेवाओं के लिए। इसके लिए किसी भी विशेष क्षेत्र में सतह उत्कृष्टता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उत्कृष्टता अतिरिक्त होना चाहिए। अब इसके नामांकित कैसे होते हैं, विजेताओं के कौन नामांकित करता है? भारत में कोई भी नागरिक संभावित प्राप्तकर्ता को नामांकित कर सकता है। एक व्यक्ति स्वयं ही नामांकित कर सकता है। सभी नामांकन ऑनलाइन किए जाते हैं, जहां एक प्रपत्र को उस व्यक्ति का संगठन के विवरण के साथ भरा जाता है जिसे नामांकित किया जा रहा है। संभावित पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए कार्य के विवरण देने के लिए 800 शब्द का वर्णन नामांकन के लिए विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है। एक कंडीशन होगी, तभी क्या होगा, उस पुरस्कार के प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। पुरस्कारों के विजेताओं का चयन कौन करता है? पद्म पुरस्कारों के लिए सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष कौन करेगा? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4-6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। क्या प्राप्तकर्ता की सहमति मांगी जाती है? इस घोषणा से पहले प्राप्तकर्ता को लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें उसको लिखित या औपचारिक रूप से उसको प्रावधान दिया गया है कि हाँ इसको लिख के देना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कंडीशन है। हालांकि इस घोषणा से पहले प्रत्येक प्राप्तकर्ता को गृह मंत्रालय से चयन के बारे में सूचित करने वाला एक कॉल किया जाता है। यद्यपि प्राप्तकर्ता पुरस्कार सूची के बाहर होने की इच्छा व्यक्त करता है तो उस नाम हटा दिया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।